दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि वात पित्त कफ से किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं, हमारी बॉडी में हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारी बॉडी का नेचर क्या है, वात है, पित्त है या कफ है, उसको पहचानने के क्या क्या तरीके होते हैं। अब दोस्तों हम इसकी एक आगे स्टेज में जाते हैं, फिर उसमें हम बात करते हैं कि हम वात पित्त कफ के कौन कौन से रोग हमको होते हैं और किस किस तरह से हम इन रोगों को दूर कर सकते हैं, इनके क्या क्या सिम्टम होते हैं और हम अपनी बॉडी में किस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये कफ की परेशानी हमको हुई है या वात की परेशानी हुई है या पित्त की परेशानी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद या कोई दूसरी पैथी इन्हीं 3 आधारों पर डिपेंड है। वात पित्त कफ, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की पैथोलॉजी हो, इन 3 ही आधार हमारी बॉडी के माने गए हैं। हमारी बॉडी में इन तीनों को ही एक ऊर्जा मानी गई है, जिन तीनों की ऊर्जा पर ये हमारी बॉडी काम करती है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में 3 तरह की तासीर होती है, ठंडी, गर्मी और हवादार। इन 3 प्रकार की तासीर पर हम चिकित्सा को समझते हैं और करते हैं। जिस प्रकार एलोपैथी में भी इन 3 चीज़ों को प्रेफर किया गया है, जैसे कि वात को ईयर डिसीज़ बोला गया है, पित्त को बाइल डिसीज़ बोला गया है और कफ को कोल्ड डिसीज़ बोला गया है। तो इस प्रकार एलोपैथी में भी इन तीनों को पहचान कर ही चिकित्सा की जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद में हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा है जो केवल लक्षणों के आधार पर पहचाना गया है और लक्षणों के आधार पर चिकित्सा किया गया है। लेकिन दोस्तों एलोपैथिक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पूरी साइंटिफिक तरीके से पूरी जांच पड़ताल के बाद किसी नतीजे में पहुंचकर फिर डिक्लेयर करती है कि इस बीमारी को अंदर से क्या बोला जाएगा, अंदर से किस पार्ट को डिसीज में प्रॉब्लम होगी, हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में ये बीमारी प्रॉब्लम करती है। तो एलोपैथी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको कोई नकार नहीं सकता। आयुर्वेदिक एक प्राचीन टेक्नोलॉजी है जो केवल लक्षणों पर काम करती है और लक्षण को देखते हुए हर बीमारी का इलाज करती है। लेकिन दोस्तों एलोपैथी को हर बीमारी को डिवाइड करके बताया गया है, हर बीमारी को डिटेल में बताया गया है, जांच करने के तरीके एडवांस तरीके हैं, उनको पता करने के एडवांस तरीके हैं और चिकित्सा पर्टिकुलर उसी जगह पर किया जाता है। आयुर्वेद में दोस्तों ऐसा है कि किसी भी बीमारी के सिम्टम, काफ़ी बीमारियों के सिम्टम एक से होते हैं और उनका इलाज भी काफ़ी बीमारियों का एक ही किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में एक ही दवाई कई बीमारियों पर काम करती है, क्योंकि वहाँ पर अंदर से बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हुआ है, केवल लक्षणों के आधार पर हम उस बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोनों ही टेक्नोलॉजियाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि आयुर्वेद कहीं ना कहीं एक नेचुरल तरीके को, एक प्रकृति के साथ वाली चिकित्सा को प्रेफर करता है। एलोपैथिक जो है एक साइंटिफिक चिकित्सा है, इसको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। पूरी तरह से डिटेल में पता करने के लिए, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एलोपैथी का ही सहारा रखते हैं। कोई भी अर्जेंट डिसीज या प्रॉब्लम करती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस एलोपैथी को ही दिया जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो हम एलोपैथी में ही उसको कन्वर्ट करते हैं कि एलोपैथिक में तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। आयुर्वेद में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं होती है जिससे हम तुरंत हार्ट अटैक आया है और हम व्यक्ति को वेंटिलेशन पे जाने की कंडीशन है तो हम उसको आयुर्वेद का कोई चिकित्सा करके उसको बचा सकें। तो दोस्तों जब ऐसी बीमारी जिसमें हम ऑक्सीजन, हमारी बॉडी की जरूरत है, ऑक्सीजन हमको देना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में एलोपैथिक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एलोपैथिक टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये भी वात पित्त कफ पर ही काम करती है। दोस्तों अब हम जानते हैं अपने आयुर्वेदिक तरीके से कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कफ हुआ है। कब तो हमने पहचानने का तरीका मैंने बताया कि अपने शारीरिक क्षमताओं से, शारीरिक अंगों में हम क्या क्या पहचान कर सकते हैं जिससे हम कफ पहचान सकते हैं। दोस्तों शॉर्टकट में मैं एक छोटा सा और बता देता हूं कि जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ता है तो हमारी आवाज़ मोटी हो जाती है, हमारी नाक बहने लगती है, हमको सर्दी ज़्यादा लगती है, हमको पानी की आवश्यकता कम होती है, हमारे मुंह का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है या मीठा होता है, हमारे आँखों में जो पानी पाया जाता है, हमारे आँखों में पानी भरा हुआ रहता है। इस तरह के कुछ सिम्टम मैंने कफ प्रकृति वालों के दिखाई दिए। दोस्तों जब कफ हमारी बॉडी में बढ़ गया हो तो हम उसको कैसे पहचानें और किसको ठीक करें और उससे क्या क्या हमको रोग हो सकते हैं, आज हम इस बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इस परेशानी को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ता है तो बहुत सी चीज़ें का बदलाव होता है। जैसे कि दोस्तों कफ बढ़ने का जो तरीका है पूरी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। जब भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है तो हमारी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है। दोस्तों कफ बढ़ने के कारण भी बहुत से बताए गए हैं, इम्यून सिस्टम को कम होने के कारण भी बहुत से बताए गए हैं।
जैसे कि दोस्तों आयुर्वेद में सबसे पहला जो टॉपिक आता है इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए, वो है अधिकता मैथुन। अधिक मैथुन करने से हमारी बॉडी का इम्यून पावर कमज़ोर होता है। तो दोस्तों हमेशा अगर इम्यून सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हो, इम्यून सिस्टम को अगर आप बहुत बढ़िया करना चाहते हो, तो मैथुन पे आपको कंट्रोलिंग करनी होगी। एक सीमित मात्रा में, सीमित क्षमता में ही एक मैथुन व्यक्ति को करना चाहिए। अधिकता आदमी को परेशानी करती है। इसके बाद दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है कि कफ का अधिकता होने का कारण होता है ठंडे पेयजल। जब भी ऐसे पदार्थ जिनमें कफ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि दूध, दही, खट्टे पदार्थ, ठंडी चीज़ें, ठंडी हवा, तेल की चीज़ें, ये सब चीज़ों में कफ की अधिकता, कफ बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी खट्टे पदार्थों का सेवन ज़्यादा करता है तो उसकी कफ की अधिकता उसकी बॉडी में होने लगती है। जब भी कोई व्यक्ति फ्रीज का पानी पीता है या फ्रीज में रखे हुए फलों का सेवन करता है तो भी उसको कफ की अधिकता बढ़ने लगती है। किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पहले से ही कफ है और अगर वह दूध का सेवन या कच्चे दूध का सेवन या ठंडे दूध का सेवन करता है तो उसको कफ की अधिकता बढ़ने लगती है। उसी तरह दोस्तों कई खट्टे पदार्थों का, अचार का, दही का, मौसम्बी का, नींबू का, इमली का, इनका उपयोग करता है तो भी हमारी बॉडी में कफ की अधिकता होने लगती है। आयुर्वेदिक में इन चीज़ों को कफ वाले व्यक्ति को निषेध बताया गया है। दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का दूर कर देता हूं। एलोपैथिक में विटामिन सी को इम्यून पावर को बढ़ाने वाला एक केमिकल सबसे बेस्ट बताया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एलोपैथिक जो काम करता है वो किसी पदार्थ के अंदर जो चीज़ है उस पर काम करता है। जैसे कि आप बोले कि मौसम्बी खाने से इम्यून पावर बढ़ता है, तो मौसम्बी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, एलोपैथिक उस पर काम करता है, तो उस पदार्थ को निकालकर वो मेडिसिन बनाता है। लेकिन दोस्तों जब हम डायरेक्ट मौसम्बी खाते हैं तो हमारी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है। विटामिन सी तो उसमें होता है, लेकिन विटामिन सी अगर हम मौसम्बी के रूप में डायरेक्ट अगर कफ वाले व्यक्ति को खिलाते हैं तो उसका कफ तेजी से बढ़ने लगेगा। वही एलोपैथिक क्या करता है कि उसके अंदर का जो पदार्थ है विटामिन सी, उसको अपने केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको टैबलेट के रूप में बनाता है और वह व्यक्ति को देता है। उससे के कारण से उनका इम्यून पावर बहुत बूस्ट होता है। लेकिन अगर कहीं कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, जुकाम है, गले में इन्फेक्शन, उसको मौसम्बी का जूस पिला दिया जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कफ उसका बढ़ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक वालों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और वो सोचते हैं कि इम्यून पावर अगर एलोपैथी में विटामिन सी के द्वारा बताया गया है तो हमको मौसम्बी खाने के लिए बताना है, नींबू खाने के लिए बताना है। ये बात दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो आपको कभी भी अगर विटामिन सी की ज़रूरत होती है तो आप एलोपैथी की जो टैबलेटें होती हैं, जो विटामिन सी की पर्टिकुलर टैबलेट होती है, उनका उपयोग करें। अगर आपके अंदर कफ प्रकृति नहीं है और आप इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहते हो तब आप नींबू का और संतरा का और खट्टे पदार्थों का उपयोग करिए। लेकिन अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको ये चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस चिकित्सा में हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या ना खाने के लिए पीछे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमेशा गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, गर्म दूध का सेवन करना चाहिए, हल्दी डालकर गर्म दूध का सेवन करना चाहिए, दूध में शिलाजीत डालकर सेवन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गर्म तासीर वाली जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वह होती है गेहूँ, बाजरा, दालें, ये सब गर्म तासीर की चीज़ें होती है, तो इनको खाने से बॉडी में कफ नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें खाने से हम अपने बॉडी में कफ की अधिकता से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कफ अगर हमारी बॉडी में बढ़ता है तो क्या क्या हमको परेशानियां होती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कफ जब बढ़ता है तो हमको एलर्जी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एलोपैथिक में जिसको एलर्जी बोला गया है, आयुर्वेद में उसी चीज़ को विरुद्ध प्रकृति बोला गया है। जब आपकी बॉडी में ठंडा गर्म की प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है, तब आपको एलर्जी होती है। एलर्जी में आपको छींक भी आ सकती है, आंखों से पानी भी आ सकता है, नाक भी बह सकती है। इसको आयुर्वेद में विरुद्ध भोजन या विरुद्ध प्रकृति बोला गया है, उसको एलोपैथिक में एलर्जी बोला गया है। तो दोस्तों अगर आपको कभी किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो सामान्य आप एलोपैथिक में किसी भी एंटी एलर्जी दवाई खाकर इसको दूर कर सकते हैं। और अगर आपको दवा खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप अपनी प्रकृति पर ध्यान रख सकते हैं कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी ठंडी और गर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। मतलब आपने ठंडा पानी भी पी लिया, उसके बाद गर्म पानी भी पी लिया, गर्म खाना खाया उसके बाद ठंडा पानी पी लिया, ठंडे फ्रूट्स खाए उसके बाद आपने गर्म पानी पी लिया। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाना। कई लोग क्या करते हैं कि बाहर से आते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, या गर्मी से आते हैं और एसी में बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं विरुद्ध प्रकृति। इसी को एलोपैथिक में एलर्जी बताया गया है। जब हमारा बॉडी ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं मिला पाता है और डिस्टर्ब हो जाता है तब वहां पर हमको एलर्जी होती है। एलर्जी से कई प्रकार की परेशानियां होती हैं दोस्तों। खाज खुजली होना भी एक एलर्जी की ही निशानी है, और स्किन में कोई डिसीज होना वो भी एलर्जी की परेशानी है। छींक आना
खांसी आना, नाक बहना, ये भी एलर्जी की परेशानी है। अगर इम्यून पावर बहुत अच्छा है आपका तो सिंपल तरीके से, मतलब आपको गर्म पानी पीने से या छोटी मोटी दवा खाने से, कोई भी काढ़ा पीकर आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका इम्यून पावर काफ़ी कमज़ोर होता है, पहले से ही आप कफ के मरीज हैं, अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो आपको यही परेशानी को ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों, जब कफ की अधिकता हो जाती है, कफ के रोग बढ़ जाते हैं, तो क्या क्या परेशानी होती है हम और जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि एलोपैथिक में बताया गया है कि कफ के कारण से सबसे पहले हमको हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, हमारी श्वास नली में इन्फेक्शन होता है, हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है और हमारे फेफड़ों की जो नली है उसमें इन्फेक्शन होता है। इसको एलोपैथिक भाषा में टॉन्सिलाइटिस बोला गया है, ब्रोंकाइटिस बोला गया है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो श्वास की जो नली है, हमारी फेफड़ों से और गले की जो नली है उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है ज़्यादा कफ बढ़ने की वजह से। इसी तरह हमारी जो गुटकने की नली है, गले की नली है, उसको बोलते हैं फेरेंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसको दोस्तों, गले में जब हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, अधिकता कफ बढ़ने से, अधिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से वो हमको खाना गुटकने में दिक्कत होने लगती है, हमको गले में इन्फेक्शन फील होता है, सूजन आ जाती है, उसको भी फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन बोला गया है। इसको हमारे आयुर्वेद में श्वास नली में इन्फेक्शन बोला गया है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जो गले के बगल की जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको गलगंड ग्रंथियाँ बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको ही एलोपैथिक में टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस ग्रंथियों को बोला गया है। जब इसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो भी हमको कफ की अधिकता होती है। कफ की अधिकता होने के कारण से इन सब तीनों चीज़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी इन्फेक्शन इन चीज़ों में स्टार्टिंग होती है तो हमारी सबसे पहले जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग होती है। अगर वही अधिकता अगर हमारी बढ़ जाए तो श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाना, हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाना, और अधिकता पड़ जाए तो हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होकर फेफड़ों में म्यूकस जमकर छाले हो जाना और वह फिर गंभीर परेशानी का आगाह कर देता है। जैसे कि दोस्तों, इसी परेशानी को बोलें अगर तो टीबी की बीमारी बहुत एडवांस बीमारी होती है, निमोनिया की जो बीमारी होती है काफ़ी एडवांस बीमारी होती है। इसमें हमारी फेफड़ों में छाले आ जाते हैं, घाव हो जाते हैं और फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसके कारण से निमोनिया जैसी परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों, कफ बढ़ने के कारण से इस प्रकार की परेशानी हमारे शरीर में देखी गई है। दोस्तों, जब भी हमारे बॉडी में बुखार आता है या खांसी होती है तो उसको हम मानते हैं कि हमारा शरीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रहा है। जब हमारी बॉडी में इस प्रकार के सिम्टम होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी होती है और हमारी बॉडी लड़ रही होती है उन बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आदमी का इम्यून सिस्टम काम करता है। कफ की बीमारी में केवल और केवल इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंडेंसी रहती है। तो दोस्तों, इन सब परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको कफ को दूर करने वाले कुछ परहेज बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे जानना है कि इसमें आपको ठंडे पदार्थों का सेवन बंद करना है, गर्म पानी का उपयोग करना है, गर्म दूध का उपयोग करना है, ठंडे पदार्थों का कॉम्बिनेशन गर्म चीज़ के साथ नहीं खाना है, रात में फलों का सेवन नहीं करना है, धूप में ही फलों का सेवन करना है, खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है, दूध का, कच्चे दूध का सेवन नहीं करना है, हमेशा उबले हुए गर्म पानी जैसा गर्म दूध का भी सेवन करना है। और इसको अगर ठीक करना चाहते हैं आप तो परहेज के साथ साथ आप किसी आयुर्वेदिक काढ़ा भी उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक काढ़े के रूप में दोस्तों आप तुलसी की चाय बना के पी सकते हो, जिसमें शक्कर नहीं होगी दोस्तों, ओनली गुड़ का सेवन कर सकते हो आप। देसी गुड़ का आप तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हो। इसके साथ साथ आप अदरक का, काली मिर्च का और गिलोय का काढ़ा बना के भी पी सकते हो। इसके साथ साथ आप सौंठ, काली मिर्च और पीपर का भी काढ़ा बना के पी सकते हो। इसके साथ साथ आप अडूसा, बासा का भी काढ़ा बना के पी सकते हो। दोस्तों, कफ को दूर करने वाले सबसे अच्छे जो काढ़े माने गए हैं यही काढ़े माने गए हैं। आयुर्वेदिक कोई औषधि उपयोग करना चाहते हो तो सीतोपलादी करके एक चूर्ण आता है मार्केट में, उसको आप शहद में मिला के आप यूज़ करिए। इससे भी आपका कफ दूर होता है, बॉडी में गर्मी बढ़ती है। दोस्तों, हमारी गर्मी ही हमारा इम्यून पावर है। जिसकी बॉडी में कफ की अधिकता होती है उन लोगों का इम्यून पावर सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो हमेशा अपनी बॉडी में गर्मी बना के रखें, इम्यून पावर को अच्छा करें, अपना दिनचर्या अच्छी रखें, सोने जागने की दिनचर्या अच्छी रखें, क्योंकि हमारा कफ जो बिगड़ता है वो दिनचर्या खराब करने की वजह से बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कफ बढ़ता क्यों है, कफ बढ़ता कब है और कफ बढ़ने के हमारी गलतियां क्या क्या होती हैं। दोस्तों, कफ बढ़ने के सिम्टम मैं कुछ और आपको बता देता हूं कि जब व्यक्तियों को जिन प्रकृति कफ वालों की होती हो, जब जिन व्यक्तियों में कफ ज़्यादा पाया जाता है तो उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों
कफ जिन लोगों की अधिकता होती है उन लोगों के चेहरे पे खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों के कफ की अधिकता होती है ऐसे व्यक्ति घमंड बहुत होता है, काफ़ी घमंड मिजाज के होते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं, तुरंत याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों का कफ बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों का कफ अधिकता होती है, ऐसे लोगों की बॉडी बहुत स्ट्रांग रहती है। स्टेमिना कम होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकत भी फील करते हैं, मतलब तुरंत जोश आ जाएगा, जोश में वो कुछ भी कर देंगे, फिर उस जोश के कारण में की हुई मेहनत का उनको दुष्परिणाम मिलता है। दोस्तों इसके बाद कफ जिसकी बॉडी में अधिकता होती है ऐसा व्यक्ति आलसी काफ़ी होता है, ऐसा व्यक्ति नाजुक बहुत होता है, तुरंत मौसम बदलता है और वह व्यक्ति बीमार होता है। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पे चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। कफ जिन व्यक्तियों का होता है ऐसे व्यक्ति हर जगह दूसरी जगह जाकर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अपने घर में रहना ही पसंद करते हैं, दूसरी जगह पर रहना पसंद नहीं करते या दूसरी जगह पर मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिन व्यक्तियों को कफ ज़्यादा होता है उनकी नाक अक्सर बंद हो जाती है। जिन व्यक्तियों को कफ अक्सर होता है उन लोगों को हमेशा खट्टे पदार्थ और ठंडे पदार्थ खाने से तुरंत खांसी आने लगती है। तो दोस्तों ये सब जो सिम्टम है वो कफ के हैं और मैंने ठीक करने के जो तरीके बताए हैं आप उनको फॉलो करिए और फ़ायदा उठाइए। आगे हम कफ के अलावा पित्त के बारे में बात करेंगे और दूसरे रोगों के बारे में बात करेंगे, दूसरे रोगों के सिम्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप जारी बने रहें हम लोगों के साथ, और कुछ अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।